नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स हिंदी। आज हम भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, और ये सारी जानकारी दृष्टि द विजन की सामग्री पर आधारित है। इसका मकसद परीक्षा की तैयारी और क्विक रिवीजन में मदद करना है। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। जी, स्लाइड का शीर्षक है गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय, दृष्टि द विजन। तो भूमिका से शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन का उदय। हाँ, तो पहला बिंदु है कि भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में शुरू हुआ। ये तब हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर हासिल किया। सही। और ये देखना दिलचस्प है कि लगभग 3 शताब्दियों के अंदर ही ब्रिटिश शासन एक सिर्फ व्यापारिक शक्ति से बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक बन गया। इतना बड़ा साम्राज्य कि कहा जाता था वो साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। बिल्कुल। और ये उपलब्धि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में एक बहुत ही मजबूत और कुशल नौकरशाही के दम पर हासिल की थी। तो अब आते हैं इस पद के विकास पर। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833 तक। हाँ, तो शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के जरिए बंगाल पर अपना नियंत्रण बनाया। और बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। जी, लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ और बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अच्छा, और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और इस एक्ट से एक और जरूरी बात हुई कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे। हाँ, सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हो गया था। अब पद का विकास आगे बढ़ता है। भारत का गवर्नर जनरल और फिर वाइसरॉय। जी, तो 1833 से 58 तक का जो दौर था उसमें चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा पदनाम फिर से बदला गया और अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बिल्कुल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिंक। लेकिन फिर 1857 का विद्रोह हुआ। हाँ, और उस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने नाम एक बार फिर बदला और अब ये पद भारत का वाइसराय कहलाया। वाइसराय को तो सीधे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी ना? जी हाँ, वाइसराय सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था और भारत के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। इनके समय की प्रमुख घटनाओं में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो था ही, साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी। और युद्ध भी हुए, जैसे वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध। और 1775 से 82 तक चला प्रथम मराठा युद्ध, जिसके बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई। और इसी दौरान 1780 से 84 में दूसरा मैसूल युद्ध भी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और उस दौर के प्रमुख युद्धों पर, 1786 से 1805 के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक काफी महत्वपूर्ण था। हाँ, इनके समय में तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92 हुआ और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कॉर्नवालिस को उनके कॉर्नवालिस कोड 1793 के लिए भी जाना जाता है। और सबसे जरूरी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में। जी, और इसी दौर में 1799 से 1805 के बीच चौथा मैसूर युद्ध और दूसरा मराठा युद्ध भी हुए। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड हेस्टिंग्स की। ये 1807 से 1823 का समय है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इनके समय की सबसे बड़ी घटना थी रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। और फिर आए लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक। इनके समय में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 और फिर सुगौली की संधि हुई। तीसरा मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ 1817-19 में और इसके बाद मराठा परिसंघ का विघटन हो गया। हाँ, और 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कदम था। अगले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्यकाल 1823 से 1835। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1823 से 1828 में पहला बर्मा युद्ध 1824-26 हुआ। और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक।
इनका नाम तो सामाजिक सुधारों से जुड़ा है। बिल्कुल। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इन्हीं के समय 1833 का चार्टर एक्ट भी आया था। जी, जिसके तहत वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। आगे बढ़ते हैं। ऑकलैंड और हार्डिंग प्रथम 1836 से 1848। लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1836 से 42 तक पहला अफगान युद्ध 1838-42 हुआ, जो कि अंग्रेजों के लिए काफी विनाशकारी रहा। और फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। इनके समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 हुआ और फिर लाहौर की संधि हुई। हार्डिंग ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद गवर्नर जनरल पर, लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल 1848 से 1856। हाँ, डलहौजी का दौर विस्तार और युद्धों का था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 इन्हीं के समय हुआ। निचले बर्मा का अधिग्रहण भी 1852 में किया गया। और सबसे कुख्यात व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत भी इन्होंने ही की। लेकिन डलहौजी को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, आधुनिकीकरण के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच 1854 एक मील का पत्थर था। और 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। ये तो एक क्रांति थी। जी हाँ। और लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना भी डलहौजी के समय ही हुई। डलहौजी के बाद आए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 और आते ही उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, वर्ष 1857 का विद्रोह। जी। और इसी उथल-पुथल के बीच 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कैनिंग के समय ही आया। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं लॉरेंस और लिटन की, 1864 से 1880 के दौर की। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, इनके समय में भूटान युद्ध हुआ 1865। और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना भी 1865 में ही हुई। फिर आए लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, जिनका कार्यकाल बहुत ही प्रतिक्रियावादी माना जाता है। हाँ, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878, जिसका मकसद भारतीय भाषाओं के प्रेस का गला घोटना था। और शस्त्र अधिनियम 1878 भी। साथ ही दूसरा अफगान युद्ध 1878-80 भी हुआ। और क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। जी, दिल्ली दरबार में। विडन के ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, जो अपनी उदारवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया। और उनका सबसे बड़ा योगदान था स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में। इसीलिए उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। सही। तो ये एक तरह से 1882 से 1950 तक के गवर्नर जनरल और वाइसराय का एक ऐतिहासिक अवलोकन है। ये परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स हैं, जिनका स्रोत दृष्टि IAS है। जी, इसी दौर में शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 भी आया था। और फिर लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888, जो एक बहुत बड़ी घटना का गवाह बना। तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 तो हुआ ही। लेकिन उससे भी बड़ी घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बिल्कुल। अब आते हैं लॉर्ड लांसडाउन पर। कार्यकाल 1888 से 1894। इनके समय में कारखाना अधिनियम 1891 आया। और भारतीय परिषद अधिनियम भी 1892 में। और भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण के लिए डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इनका कार्यकाल भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक अपने चरम पर था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में। और सबसे अहम मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। जी बिल्कुल। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की, 1910 से 1916। इनके समय में एक बड़ा फैसला हुआ, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। और उसी साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई। जी। अगला कार्यकाल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का
1916 से 1921 और ये घटनाओं से भरा हुआ था। हाँ, 1916 में लखनऊ संधि हुई जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1917 में मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा आई। इसी की अगली कड़ी थी भारत सरकार अधिनियम 1919। लेकिन 1919 को रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी याद किया जाता है। और इसी पृष्ठभूमि में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल। जेम्स फोर्ड के बाद आए लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इनके कार्यकाल की शुरुआत में ही 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, और इसी के बाद 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती भी एक बड़ी घटना थी। जी। अब बात करते हैं लॉर्ड विलिंगडन की 1931 से 1936। इनके समय में 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ। और गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। भारत के संविधान का आधार बना। सही कहा। अब हम स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहे हैं। लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1944, एक बहुत लंबा कार्यकाल। हाँ, और इसी दौरान 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 1939 में ही त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प आया, जिसमें अलग राष्ट्र की बात थी। सरकार की तरफ से अगस्त प्रस्ताव 1940 आया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और फिर 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। लिनलिथ के बाद आए लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। इनके समय में सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944 आया। फिर वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जो सत्ता हस्तांतरण की योजना लेकर आया था। लेकिन बात नहीं बनी और फिर 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। और अंत में फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। और फिर आए भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। उनका एक ही काम था, सत्ता का हस्तांतरण। उन्होंने जून 3 प्लान 1947 पेश किया, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, और जिसमें विभाजन की रूपरेखा थी। जी। फिर 1947 में रेडक्लिफ आयोग ने सीमा का निर्धारण किया। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये एक तरह से इस पूरे अध्ययन का सारांश है। ये स्लाइड डेक यूपीएससी और अन्य राज्य परीक्षाओं के लिए त्वरित संशोधन मतलब क्विक रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें दी गई सभी तिथियां और घटनाक्रम स्रोत सामग्री पर ही आधारित हैं। बिल्कुल। उम्मीद है ये पूरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑडियो नोट्स के लिए ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।